अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 48। ज़रा ठहरो शहनाज, मैं तुम्हें यकीन नहीं दिला सकता कि मैं ऐसा आदमी नहीं। मेरे पास एक से एक हसीन लड़की आती है, मैं सबको अपनी बेटियां समझता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बेटी कहने से घबराता हूँ। नहीं नहीं शहनाज, मैं इस उम्र तक अपने दामन को गुनाहों से बचाता आया हूँ, मगर अब ऐसे लगता है जैसे मैं अपने इख्तियार में नहीं रहा। मुझे बचा लो। ऐसा न सोचे मेरे मुर्शिद, शहनाज ने कहा, मैं आपकी बांदी हूँ, जो हुक्म देंगे तामील करूँगी। पीर शहनाज को चले जाने को कह रहा था, लेकिन शहनाज जाने पर आमादा नहीं थी। वहाँ से उठने की बजाय वो उसके और करीब हो गई। मैं गुनाह नहीं करूँगा, पीर ने कहा, मेरी रातों के चिल्ले ज़ाया हो जाएंगे। लेकिन शहनाज, मैं दो हिस्सों में कट गया हूँ। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मेरे साथ शादी कर लो तो मान जाओगी? क्यों नहीं मान जाऊँगी, शहनाज ने कहा। अगर आपकी ये ख्वाहिश है तो मुझे अपनी बीवी समझें। लेकिन बीबी जी क्या कहेंगी? वो कुछ नहीं कहेगी, उसने जवाब दिया। उसने दिल अल्लाह से लगा रखा है। शहनाज बहुत खुश हुई कि इतना आलम और मुखलस आदमी उसे अपनी बीवी बना रहा है। उसने अपना सर पीर के सीने से लगा दिया और पीर ने उसे अपने बाजुओं में ले लिया। पीर ने इस इत्मीनान का इजहार किया जैसे वो चाहता था वो उसकी बीवी बनने पर रजामंद हो गई। दोनों ने तय किया कि एक दो दिनों में शादी कर लेंगे। मैंने आपको पहले बताया है कि शहनाज के जिस्म और हुस्न में कोई ऐसा तासुर था, जो कोई उसके करीब बैठता वो मशहूर होकर रह जाता। यही हालत उस पीर की हुई। शादी 4 रोज़ बाद हुई थी। शहनाज ने अपनी माँ से और अपने बाप से इजाज़त ले ली थी। शादी में एक ही दिन बाकी था। शहनाज बावर्ची खाने में थी। एक औरत दौड़ती हुई अंदर दाखिल हुई। वो हाथ मल रही थी। कहाँ हो शहनाज? उसने कहा। पीर साहब घोड़े से गिर पड़े हैं और उन्हें उठाकर अस्पताल ले गए हैं, अल्लाह रहम करे। कहते हैं हालत बहुत ख़राब है, हड्डियां टूट गई हैं, सर फट गया है। शहनाज को चक्कर आ गया। वो उठी तो उसे दीवार का सहारा लेना पड़ा। ये औरत और उसका अपना घर उसके सामने एक चक्कर में घूम रहे थे। उसे सबसे पहला जो ख्याल आया वो ये था कि उसकी नहुसत का असर है। शहनाज पर नीम गशी तारी हो गई। उसे कुछ पता ना चला कि ये औरत इतनी बुरी खबर सुनाकर किस वक्त घर से निकल गई। 8-10 रोज के बाद शहनाज ने अपने पीरो मुर्शिद को देखा। ये 8-10 दिन उसने रोते हुए गुजारे थे। वो हर रोज पीर के घर जाती और गुलशन आरा से पूछती कि पीर साहब कैसे हैं। पीर अभी अस्पताल में था। वो अस्पताल से आया तो शहनाज ने उसे देखा। वो था तो अस्पताल में, लेकिन उसकी हड्डियां एक जराह ने जोड़ी थी और डॉक्टर ने प्लास्टर लगाया था। पीर ठीक ठाक था, लेकिन उसने शहनाज को क्या पहचाना था। सर को ऐसी चोट आई थी कि उसकी याददाश्त खत्म हो गई। मुझे अब पता चला है कि मेरा वजूद इतना मनहूस क्यों है, शहनाज ने मुझे यह सारा वाकया सुनाकर कहा। उसकी वजह वही है जो मेरी माँ तुम्हें और मुझे बताकर मरी है। मैं डरती हूँ कि मेरा भी अंजाम तुम्हारे बाप और अपनी माँ जैसा होगा। मैं तो कुछ भी कहने के काबिल नहीं रहा था। लोग मुझे दानिशमंद समझते थे और मैं ये खुद भी महसूस करता था कि मुझ में कोई हिस्स फालतू है और मेरी जहानत आम आदमियों की निस्बत ज़्यादा तेज़ है। लेकिन ये जो हालात मेरे सामने आए और गुलशन आरा जिस तरह मेरे सामने आ बैठी, इन सब ने मुझे चकरा दिया। मैंने शहनाज को झूठी तसल्लियाँ दी और उसी रात की गाड़ी से अपने शहर से निकल आया। गाड़ी के पहिए ठक ठक करते थे तो मुझे यूँ लगता था जैसे कोई मेरे सर पर हथौड़े मार रहा हो। ऐसे लगा जैसे पूरे 1 साल बाद अपनी मंजिल पर पहुंचा हूं। अपने कमरे में जाने के बजाय सुल्तान के क्वार्टर में चला गया। वो वहां मौजूद था। आ गए सिकंदर,
उसने उठकर मेरे गले लगते हुए पूछा, दिन अच्छे गुजरे? जहन्नम में दिन कैसे अच्छे गुजरते हैं? मैंने कहा, मालूम नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने उसे उन दिनों की रूदात सुनाई। सुल्तान और लाजो ने मुझे जो तसल्लियां देकर ज़रा बहलाया और उसके बाद फिर स्पेशल ब्रांच के रोज़मर्रा का मामूल शुरू हो गया। 12-14 दिन गुजरे होंगे कि इंस्पेक्टर विल्काक्स ने मुझे और सुल्तान अहमद को अपने दफ्तर में बुलाया। वो फरार हो गया है, इंस्पेक्टर विल्काक्स ने कहा। कौन? साबिर बहादुर, नवाबजादा हमीदुल्लाह खान। इंस्पेक्टर विल्काक्स ने कहा, वो जेल से फरार हो गया। उसे ढूंढना पुलिस का काम है, लेकिन हमें भी उसमें शामिल होना पड़ेगा क्योंकि उसका ताल्लुक हमारे साथ था। खतरा यह है कि वो डाकुओं का गिरोह बनाएगा या दहशतगर्दों के साथ मिल जाएगा। साबिर बहादुर, मैंने कहा, वो शहनाज को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये उसकी इंतकामी कार्रवाई होगी। शहनाज ने ही उसे पकड़वाया था। अगले हुक्म का इंतजार करो, विल्काक्स ने कहा। एसपी साहब सबको बुलाकर कोई हुक्म देंगे। मेरे जहन में सिर्फ शहनाज थी, वो खतरे में आ गई थी। शहनाज खतरे में आ गई थी तो ये शहनाज का मसला था, ये मेरा मसला था, जिसने अपने आप को शहनाज का मुहाफ़िज़ समझ लिया था। मेरे महकमे के अंग्रेज अफसरों का मसला कुछ और था। इंस्पेक्टर विल्काक्स ने उसका इजहार कर दिया। उसने कहा था कि नवाबजादा हमीदुल्लाह खान डाकुओं का गिरोह बनाएगा या दहशत गर्दों से मिल जाएगा। अंग्रेज़ों का मसला हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत और अपने कानून का तहफ़्फ़ुज़ था। मैंने उसे ये कहकर शहनाज खतरे में आ गई है बड़ी छोटी बात कही थी। शहनाज इस मुल्क की मामूली सी एक फ़र्द थी। अंग्रेज़ों को क्या पड़ी थी कि उसकी हिफाजत का ख़ास तौर पर एहतमाम करते। शहनाज हमीदुल्लाह खान के साथ रह चुकी थी। इस दौरान उसने हमीदुल्लाह खान को यकीनन बताया होगा कि वो कहाँ की रहने वाली है। हमीदुल्लाह खान वहाँ तक पहुँचकर शहनाज को अगवा करा सकता था। ये जहन में रखें कि हमीदुल्लाह खान नवाब का बेटा और बहुत बड़ा जागीरदार था। वो अपनी दुनिया का बादशाह था। उसे अगर सजाए कैद हो गई थी तो भी वो बादशाह था, और ये उसकी बादशाही का ही करिश्मा था कि वो जेल से फरार हो गया। वो चूंकि नवाबजादा और जागीरदार था, इसलिए जेल में उसे बेहतर क्लास में रखा गया था, जिसे बी क्लास कहते हैं। जेल के अंदर कोई किसी ही क्लास में क्यों ना हो, जेल से फरार मुमकिन नहीं था। लेकिन हमीदुल्लाह खान निकल गया। जेल के सुप्रिटेंडेंट ने एक और अफसर और 2 संतरियों को मुअत्तल कर दिया गया। उसके फरार का तरीका ऐसा था जिससे साफ पता चलता था कि वह सिर्फ अपनी स्कीम से फरार नहीं हुआ, बल्कि जेल के अफसरों या संतरियों ने उसकी मदद की है। वो दिन के वक्त फरार हुआ और फरार का तरीका बड़ा ही दलेराना था। हर जेल के इर्द गिर्द की दीवार बहुत ऊंची थी और उसके अंदर 2-3 संतरी घूम फिर कर पहरा देते हैं। हिंदुस्तान की आम जेलों की दीवारों के ऊपर कोई पहरा नहीं होता था, ना ही संतरियों के लिए कोई पोस्ट या मचान बनी हुई होती। हमीदुल्लाह खान इस तरह फरार हुआ कि वो जेल के अंदर दीवार से कमोबेश 100 गज दूर इस तरह टहलता रहा कि उस पर किसी को शक ना हो। दीवार के ऊपर से एक रस्सा नीचे आया जो बाहर से किसी ने फेंका था। हमीदुल्लाह खान दौड़ता हुआ गया। उसने रस्से को पकड़ा और पांव दीवार के साथ लगाता दीवार के ऊपर पहुंच गया। उस जगह दीवार पर पत्थरों का उभार सा बना हुआ था। हमीदुल्लाह खान ने उसके साथ रस्सा बांधा और दूसरी तरफ उतर गया। वो दीवार पर चढ़ा जिसमें खासा वक्त लगा होगा। दीवार के ऊपर उसने रस्सा बांधा और उसमें वक्त लगा। दूसरी तरफ उतरने में वक्त लगा। क्या यह सोचा जा सकता है कि इतने वक्त में किसी को पता ही ना चला हो कि एक कैदी दीवार फांद रहा है। संतरियों ने विसलें उस वक्त बजाईं जब हमीदुल्लाह खान बाहर से भी गायब हो चुका था। ताक़ुब बेकार था। दीवार के बाहर कुछ लोग खेतों में काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि दीवार के करीब 2 घोड़सवार खड़े थे, जिनके साथ एक घोड़ा बगैर सवार के था। ऊपर से एक आदमी आया, वो खाली घोड़े पर सवार हुआ और तीनों सवार घोड़े सरपिट दौड़ाते हुए गायब हो गए। रस्सा दीवार के साथ लटकता रह गया।
उसके बाद पुलिस के महकमे ने अपनी जासूसी और मुखबरी की मशीनरी को सरगर्म कर दिया। गांव-गांव में मुखबर मौजूद थे। 3 घुड़सवार छुप नहीं सकते थे, लेकिन 15-16 दिन गुजर गए। किसी तरफ से कोई खबर ना आई कि उन सवारों को कहीं देखा गया है। मेरे महकमे ने हमीदुल्लाह खान की तलाश का काम दूसरे इंस्पेक्टरों को दे दिया था। मेरा और सुल्तान अहमद का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। हमीदुल्लाह के साथ मेरा जो ज़ाती ताल्लुक था वो आप जानते हैं। मैं उससे ला ताल्लुक नहीं रह सकता था। जिस तरह शहनाज खतरे में थी, इसी तरह मैं भी खतरे में आ गया था कि हमीदुल्लाह खान मुझ पर भी इंतकामी वार करेगा। उसे इतनी लंबी सज़ा दिलाने में सबसे ज़्यादा मेरा ही हाथ था। एक रोज़ हमारे शोबे के एसपी ने मुझे और सुल्तान को बुलाया। तुम दोनों को बहुत होशियार और चौकन्ना रहना पड़ेगा, एसपी ने हमें कहा। खास तौर पर सिकंदर को ज़्यादा खतरा है। तुम दोनों ड्यूटी के सिवा शहर से बाहर ना निकलना, एसपी ने ज़रा सोच कर कहा। सिकंदर, हो सकता है हम तुम्हें किसी वक्त इस तरह इस्तेमाल करें जिस तरह शेर के शिकार के लिए बकरा बांधा जाता है, लेकिन ये उस पर मुनहसर है कि हमें पता चल जाए कि हमीद खान किस इलाके में मौजूद है। मैं हर तरह हाजिर हूँ साबे बहादुर, मैंने कहा। हर तरह के खतरे में जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे सुल्तान अहमद ने भी खबरदार किया कि मैं अपने आप को संभाल कर रखूँ। मुझे अपने आप को संभाल कर ही रखना चाहिए था, लेकिन मेरी एक आदत सी हो गई थी कि अपने आप को खतरे में डालकर खुशी सी महसूस होती। मेरे जी में आई थी कि पता चल जाए हमीदुल्लाह खान कहाँ है तो मैं किसी के हुक्म के बगैर उस इलाके में पहुंच जाऊं और ललकार कर कहूं, हमीदुल्लाह सामने आओ, मैं तुम्हें पकड़ने आया हूं। लेकिन मैं हुक्म का पाबंद था। मैं अपने तौर पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था। इंस्पेक्टर विल्काकस के साथ हर रोज़ हमीदुल्लाह खान के फरार के मुतल्लिक बात होती रहती। विल्काकस ने मुझे बताया हमीदुल्लाह की जागीर पर मुखबर भेज दिए हैं। उसकी जागीर का कुछ हिस्सा जो अंग्रेज़ों ने उसके बाप की खिदमत के सिले में दिया था, जब्त कर लिया गया था। फिर भी बाकी जागीर कुछ कम नहीं थी। वहाँ नवाब ने अपने आदमी भेज दिए थे। वहाँ के 2 आदमियों को अंग्रेज़ों ने गैर मामूली तौर पर ज़्यादा मुआवजे पर अपना मुखबर बना लिया था, लेकिन हमीदुल्लाह ऐसा बेवकूफ़ नहीं। इंस्पेक्टर विल्काकस ने एक रोज़ मुझे और सुल्तान अहमद से कहा, वो चालाक आदमी है, उसे मालूम है कि उसकी जागीर अब उसके लिए जाल बन चुकी होगी। वो वहाँ नहीं जाएगा और वो बहुत दूर भी नहीं जाएगा। जी आप कैसे कह सकते हैं साबे बहादुर, मैंने पूछा। 3 बार रिपोर्ट मिली है कि वो फलां इलाके में मौजूद है, इंस्पेक्टर विल्काकस ने कहा। तीनों बार हमने अपने जासूस ये मालूम करने के लिए भेजे कि वो वाकई वहाँ मौजूद है या नहीं। वो वहाँ मौजूद नहीं था। साबे बहादुर, सुल्तान ने कहा, वो अपने बाप के यहाँ भी जा सकता है, अभी तक वहाँ नहीं गया। विल्काकस ने कहा, जिस रोज़ वहाँ गया उसका बाप हमें खुद इतला देगा। तुम लोगों को शायद मालूम नहीं, तमाम नवाबों और महाराजों के महल्लात में और उनकी रियासतों में हमने अपने जासूस रखे हुए हैं। उस नवाब के 2 अफसर जिन पर वो सबसे ज़्यादा एतमाद करता है हमारे जासूस हैं। 1 महीना और गुजर गया। चंद दिन और गुजरे तो मुझे पता चला कि हमीदुल्लाह खान की मौजूदगी की इतला कहीं से आई है। पुलिस का तरीक़ेकार तो ये होता था कि किसी मफरूर मुल्ज़म की कहीं से इतला मिलती थी तो पुलिस की गार्ड भेजकर उस इलाके को घेरे में ले लिया जाता और छापा मारा जाता। लेकिन हमीदुल्लाह खान के मामले में अंग्रेज़ अफसर ये तरीक़ेकार इख्तियार नहीं कर रहे थे। मुझे पता चला कि हमीदुल्लाह खान की कहीं से इतला आई है तो मुझे जोश सा आ गया और मैं इंस्पेक्टर विल्काकस के पास जा पहुंचा। उससे पूछा कि यह खबर कहाँ तक सच है। उसने बताया कि खबर सही मालूम होती है। उसने जो इलाका बताया वो शहर से बमुश्किल 4 मील दूर था। उससे उसकी जुर्रत का अंदाज़ा होता था और ये भी शक होता था कि उसके अज़ाइम बड़े ख़तरनाक हैं। वो अपना पहला वार इसी शहर में करना चाहता है। साबे बहादुर, मैंने विल्काकस से कहा, अगर आप छापा मारने का इंतज़ाम कर रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर आप पहले की तरह किसी को भेजकर तस्दीक कराना चाहते हैं कि हमीदुल्लाह खान वहाँ मौजूद है
तो अब मुझे जाने दे। कैसे जाओगे? भेस बदल कर। मैंने कहा, आप चेक कर लेना, मैं रिज़ाकाराना तौर पर अपने आप को पेश करता हूँ। सोच लो सिकंदर, उसने कहा, तुम्हें वो पहचानता है, इसलिए खतरा है कि वो तुम्हें बहरूप में भी पहचान लेगा। उसे जरा सा भी शक हुआ तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन साहब बहादुर, मैंने कहा, आपने कभी सोचा भी नहीं कि आपने जितने भी आदमी भेजे हैं उनमें शायद कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो हमीदुल्लाह खान को पहचानता हो। उसे सिर्फ मैं पहचानता हूँ या सुल्तान। आप जिन्हें भेजते रहे हैं वो नंबरदार वगैरह से पूछ कर आ जाते थे। क्या आप उन नंबरदारों, जेलदारों वगैरह को नहीं जानते? हुकूमत की तरफ से उन्हें जो कुछ मिलता है उससे कई गुना ज्यादा हमीदुल्लाह खान उन्हें दे देता होगा। हमने जो कुछ किया सोच कर किया था, बिलकाकस ने कहा, और तुम्हें या सुल्तान को हमने कुछ सोच कर अभी तक हमीदुल्लाह खान के ताक़ुब में इस्तेमाल नहीं किया। मैं अपने आप को इस्तेमाल करना चाहता हूँ साहब बहादुर। मैंने कहा, मैं जॉनसन साहब के साथ बात कर लूँ। इंस्पेक्टर विलकाकस ने कहा, तुम इंतज़ार करो। विलकाकस एसपी के दफ्तर में जाने की बजाय किसी और तरफ चला गया। मैं उसके इंतज़ार में दफ्तर में जा बैठा। सुल्तान को पता चल चुका था कि मैं अपने आप को पेश कर रहा हूँ। सुल्तान आ गया। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया सिकंदर? सुल्तान अहमद ने कहा, क्या तुम्हारे ताया की बादशाही है? कुछ समझ नहीं आती यार, मैंने सुल्तान से कहा। मैं कुछ इस तरह महसूस करता हूँ जैसे हमीदुल्लाह खान मेरा ज़ाती दुश्मन हो। जब याद आता है कि उसने मुझे उल्टा लटका दिया था तो मेरे खून में ऐसा उबाल आता है कि मैं इंतकाम लेने की सोचने लगता हूँ। उसे उम्र कैद हो गई तो मेरा सीना कुछ ठंडा हो गया था, लेकिन वो भाग निकला। अगर वो तुम्हारे सामने आ गया तो तुम उसे अपने हाथों मार तो नहीं सकते, सुल्तान ने कहा। वापस आकर इतला दोगे कि वो फलां जगह मौजूद है। फिर यूं होगा कि पुलिस छापा मारने जाएगी तो वो वहां नहीं होगा। वो जो उस शहर के इतना करीब जिसमें पुलिस हेडक्वार्टर है मौजूद है, तो इससे ये जाहिर होता है कि वो अकेला नहीं और उसे बहुत बड़ी मदद हासिल है। वो इतनी जल्दी हाथ नहीं आएगा सिकंदर। इंतकाम के अलावा एक ख्याल और आता है, मैंने कहा। मैं उसे जल्दी पकड़ना या पकड़वाना चाहता हूँ, बेशतर इसके कि वो या उसके आदमी शहनाज तक पहुंचे। मैं उसे पकड़वा दूं या अपने रिवाल्वर की गोली का निशाना बना दूं। सुल्तान मेरा बड़ा अजीज दोस्त था, वो मुझे जिंदा देखना चाहता था। उसने और भी बहुत सी दलीलें दी, फिर अपनी दोस्ती का वास्ता दिया कि मैं ना जाऊं। लेकिन मेरे सीने से जो इरादा उठाया था वो मुझ पर इस तरह गालिब आ गया था कि हर दलील मेरे सामने बेकार होती चली गई। ये मेरी खामी थी या इसे खूबी कह लें। इरादा जो मेरे दिल से उठाता था वो टलता नहीं था। मैंने ये सोचा था कि मैं शायद इसलिए हमीदुल्लाह खान के ताक़ुब में जाने की जिद कर रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं। बुजुर्ग कहा करते थे कि दिन पूरे हो जाएं तो इंसान को मौत तक या किसी मुसीबत तक पहुँचने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। उसके बावजूद मैं अपने आप को रोक ना सका। हमीदुल्लाह खान को फरार हुए 2 महीने से कुछ ज़्यादा दिन गुजर गए थे और मैं शहनाज के मुतल्लिक़ परेशान था कि वो उस पर वार करेगा। लेकिन मैंने इतना भी ना किया कि शहनाज को इतला ही दे देता। अब जबकि मैं अपने आप को खतरे में डाल रहा था तो मैंने शहनाज को खत लिखा। तुम्हारे लिए ये खबर नई और अजीब होगी कि हमीदुल्लाह खान जेल से फरार हो गया है। 2 महीने से ज़्यादा दिन गुजर गए हैं। तुम जिन दिनों उसके साथ थी उसे तुमने बताया होगा कि तुम कहाँ की रहने वाली हो। मुझे ये फिक्र है कि हमीदुल्लाह खान तुमसे इंतकाम लेने की कोशिश करेगा। फिक्र ये है कि औरत हो, किसी मर्द से इंतकाम लिया जाता है तो उसे कत्ल कर दिया जाता है। तुम खुद समझ सकती हो तुम जैसी औरत से किस तरह इंतकाम लिया जाएगा। अपने भाइयों को भी बता देना कि वह तुम्हारी हिफाजत के लिए ज़्यादा वक्त घर में रहें। रात को होशियार रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तुम गुलशन आरा के यहाँ जाती रही होगी, अगर वहाँ जाना छोड़ दो तो बेहतर होगा। मेरा मतलब ये है कि अकेली ना जाना, 2-4 औरतें साथ हों तो बेहतर है। अपनी खैरियत की इतला देना। इतना ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं। उसे पकड़ने की कोशिश जारी है और हो सकता है कि वह मेरे ही हाथों पकड़ा या मारा जाए। मेरे लिए दुआ करना।
मैंने ये खत दफ्तर में ही बैठकर लिखा, लिफाफे में बंद किया और इतनी देर में इंस्पेक्टर विल्काक्स का बुलावा आ गया। मैं दौड़ता हुआ उसके पास गया। ठीक है सिकंदर, विल्काक्स ने कहा, एसपी साहब ने कहा है कि तुम जो भेस बदलोगे वो देखेंगे। तुम कितनी जल्दी उस भेस में मेरे पास आ सकते हो? मेरे पास सब कुछ तैयार है, मैंने जवाब दिया। मैं अभी जाता हूँ। 1 घंटे के अंदर अंदर मैं तैयार हो गया। अपने आप को चेक करने के लिए एक कद आदम आईना हमें मिला हुआ था। मैं जब उस आईने के सामने खड़ा हुआ तो आईने में जो अक्स था वो मेरा नहीं था। वो कोई जवान साल पीर था। सर पर लाल टोपी, उसके ऊपर रुमाल डाला हुआ था जो कंधों तक और पीछे पीठ के बलाई हिस्से तक गिरा हुआ था। स्याह दाढ़ी तकरीबन 2 इंच लंबी सलीके से तराशी हुई थी। मूंछें ऊपर को उठी हुई, लट्ठे का कुर्ता, उस पर वास्कट और उस पर चोगा पहना हुआ था। लट्ठे की शलवार थी और उसके नीचे जर्री जूती। ये हुलिया किसी ऐसे पीरजादे का था जो बाप के मरने के बाद अभी अभी गद्दी पर बैठा हो। एक हाथ में छड़ी थी जिसका दस्ता हाथी दांत का था। मैंने जब आईने में उस शख्स को देखा तो मैंने जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि मुझे अपने आप को एहतराम से देखना चाहिए। मैं बातें और एक्टिंग तीनों जैसी कर सकता था। अगर मैं नौकरी ना करना चाहता तो बड़ा कामयाब नौसरबाजी कर सकता था। मैं इंस्पेक्टर विल्काक्स के दफ्तर के दरवाजे पर जा रुका और उसका उर्दली दरवाजे पर खड़ा था। उसने मुझे वैसे ही सलाम किया जैसे देहात में ये लोग अपने पीरों को सलाम किया करते थे। हालांकि उर्दली मुझे बहुत अच्छी तरह जानता था और 1 घंटा पहले यही मुझे बुलाने आया था। विल्काक्स साहब से कहो कि शाह साहब आ गए हैं, मैंने अपनी आवाज़ बदल कर उर्दली से कहा। साहब ने मुझे टाइम दिया है। उर्दली बड़ी जल्दी अंदर गया और बाहर आकर उसने कहा, साहब बुलाते हैं। मैं शाह साहबों की तरह अंदर गया। हमने आपको टाइम नहीं दिया था शाह साहब, इंस्पेक्टर विल्काक्स ने कहा। बैठ जाएं, क्या काम है? आपको याद नहीं रहा साहब बहादुर, मैंने बदली हुई आवाज में कहा। आपने कहा था कि जल्दी तैयार होकर आओ। विल्काक्स ने बड़ी जोर से मेज पर हाथ मारा और अपने मखसूस अल्फाज में खराजे तहसीन पेश किया। यू डेम फूल। वो मुझे एसपी के दफ्तर में ले गया। एसपी भी मुझे ना पहचान सका। मुझे बिठाकर उसने और इंस्पेक्टर विल्काक्स ने हदायत दी और उस इलाके के मुतल्लिक तफसील से बताया जहां नवाबजादे की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। तुम क्या करोगे? एसपी जॉनसन ने मुझसे पूछा। मैं घोड़ी पर जाऊंगा, मैंने जवाब दिया। वहां किसी गांव में पानी पीने के लिए रुकूंगा। मैं पीरों जैसी बातें और एक्टिंग कर सकता हूं। लोग मुझसे पूछेंगे कि मैं कहां से आया हूं तो ये मैं बात ऐसे तरीके से गोल करूंगा जैसे ये भी कोई रूहानी राज है। फिर कहूंगा कि एक इशारा मिला है, मैं वहां तक जा रहा हूं। कोहे काफ के जिन्नात वहां आए हैं, शायद उन्होंने बुलाया है। अभी तो मुझे भी मालूम नहीं कि वो जगह कितनी दूर है। चलता जाऊंगा, वो जगह आ गई तो मुझे खुद रोक लेंगे। आज तालीम की रोशनी घर घर पहुंच चुकी है। साइंस ने लोगों की काया पलट दी है। कायनात का कौन सा वो राज है जो साइंस ने खोलकर इंसान के आगे नहीं रख दिया? लेकिन इंसान की कम फहमी और बेबसी के जिन्नात का किसी गैबी कुव्वत का नाम सुनता है तो हजारों साल पहले का खौफजदा जाहल और कमजोर इंसान बन जाता है। फिर वो मुझ जैसे उस इंसान के आगे सजदे करने लगता है जो उसे झांसा देता है कि जिन्नात और गैबी कुव्वत मेरे हाथ में है। पीर परस्ती तो हिंदुस्तान की किस्मत में लिख दी गई थी। मैं जानता था कि मैंने पुर इसरार अंदाज से बात की थी तो ये लोग मेरे रास्ते में आंखें बिछाएंगे। क्या तुम लोगों को मुतासर कर लोगे? एसपी ने पूछा। क्या आप उन लोगों को नहीं जानते हजूर? मैंने कहा और एक बात जुबान पर आई हुई निकल गई कि हमारी कौम में अकल होती तो क्या वो बंदर की नस्ल से गुलाम बन जाती। एसपी जॉनसन और इंस्पेक्टर विल्काक्स ने मुझसे और कुछ ना पूछा। अंग्रेजों की बादशाही का इस्तेहकाम इस वजह से था कि वो जिस खित्ते में जाते वहां के लोगों की नफ्सियात, उनके मजहब और उनके रस्म व रिवाज से पूरी वाकफियत हासिल कर लेते थे। फिर वो उनके मुताबिक उन लोगों के साथ सलूक बर्ताव करते थे। मसलन विल्काक्स ने किसी शाह साहब को टाइम नहीं दिया था, फिर भी उसने अंदर बुला लिया और एहतराम से बात की। अगर शाह साहब की बजाय कोई और आदमी होता
تو ولکاکس اسے اندر نہ بلاتا، اگر بلا بھی لیتا تو پہلے اسے ڈانٹ پلاتا کہ اس نے اسے ٹائم نہیں دیا اور وہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے۔ میرا حلیہ دیکھ کر اس نے غصہ پی لیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ شاہ صاحب اسی حلیے کے لوگ ہوتے ہیں اور مسلمان ان کا احترام کرتے ہیں، لہذا اس نے شاہ صاحب کا احترام کیا۔ یہ دونوں انگریز افسر جانتے تھے کہ جو بہروپ میں نے دھار رکھا ہے یہ دیہاتی مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کے لیے بہت کافی ہے۔ میری بدلی ہوئی آواز انہوں نے سن لی تھی جس سے وہ مطمئن ہو گئے تھے۔